इस वीडियो में हम त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। दोस्तों बताइए कि क्या एक ही पैकेट में रखे हुए बिस्कुट एक दूसरे से बड़े, छोटे या अलग अलग दिखते हैं? नहीं, सभी बिस्कुट एक दूसरे के सर्वसम यानी आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे ही आप वास्तविक जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक ही नंबर के जूते, कॉपियां या नोटबुक्स, सभी 200 रुपए के नोट, सभी 2000 के नोट एक दूसरे के सर्वसम होते हैं। और अब यह रही कुछ वस्तुएं जो एक दूसरे के सर्वसम नहीं हैं। एक 500 और एक 2000 का नोट एक दूसरे के सर्वसम नहीं होते हैं। अलग अलग नंबर के जूते, दो अलग कंपनी के पेन इत्यादि। अब हम ज्यामिति में सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस का अध्ययन करेंगे। सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वह आकृतियां जिनके समान आकार हैं और समान माप हैं। किसी भी दो आकृतियों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या सभी वृत्त यानी सर्कल्स एक जैसे दिखते हैं? दिखने में सभी वृत्त गोल दिखते हैं, बस फर्क इतना सा है कि वह एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं दो वृत्त एक दूसरे के सर्वसम या कहले सर्वांगसम कब होते हैं? एक ही त्रिज्या यानी रेडियस लेकर खींचे हुए वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यानी यहाँ पर वृत्त की सर्वांगसमता त्रिज्या पर आधारित होती है। उसी प्रकार वर्ग यानी स्क्वायर में समान भुजा वाले वर्ग भी एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 या 2 से अधिक वर्ग एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर वर्ग की भुजा यानी साइड पर वर्ग की सर्वांगसमता निर्भर करती है। चलिए अब इसी प्रकार त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स में देखते हैं। स्क्रीन पर त्रिभुजों की 3 जोड़ियां दी गई हैं। इन्हें देखकर बताएं कि कौन सी जोड़ी के त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अगर आप पहली जोड़ी पर ध्यान दें तो त्रिभुजों की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। बस फर्क यह है कि दूसरा त्रिभुज घुमा कर रखा हुआ है। अगर त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए बताइए कि दूसरी जोड़ी देखकर आपको क्या लगता है? जी हाँ, यह भी सर्वांगसम त्रिभुज है। यह देखने में दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जैसा है। अब आखिरी जोड़ी पर ध्यान दें। यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के परस्पर सर्वांगसम नहीं है। दोस्तों जिन त्रिभुजों की जोड़ियां सर्वांगसम हैं, उन्हें हम उनकी सर्वांगसम भुजाओं के साथ एक दूसरे पर रखकर देख सकते हैं। त्रिभुजों के शीर्ष, भुजाएं और कोण एक दूसरे पर सटीक बैठ रही हैं। और जो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है वो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के। यहाँ भुजा XY भुजा LM को ढकती है, भुजा YZ भुजा MN को ढकती है और भुजा ZXNL को ढकती है। और इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उसी तरह कोण X कोण L को ढकता है, कोण Y कोण M को ढकता है और कोण Z कोण N को। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। क्या हम शीर्ष के लिए भी यह कह सकते हैं? जी हाँ, शीर्ष X शीर्ष L के संगत है, शीर्ष Y शीर्ष M के संगत है और शीर्ष Z शीर्ष N के संगत है। दोस्तों हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं। हम इसे संक्षिप्त में CPCT लिखते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि यहाँ त्रिभुज XYZ सर्वांगसम त्रिभुज LMN है, परंतु अगर हम इसे ऐसा लिखें त्रिभुज XYZ सर्वांगसम MNL तो यह गलत होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में एक एक संगतता यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस। त्रिभुज ACB सर्वांगसम है त्रिभुज PRQ के। तो इन त्रिभुजों के संगत कोणों की जोड़ियां बताइए। इस प्रश्न का जवाब काफी आसान है। यह रहे इनके संगत कोणों की जोड़ियां। दिए गए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाओं को अनुपात में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों की संगत सर्वांगसम भुजाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों त्रिभुजों के नाम सही क्रम में सर्वांगसम के रूप में लिखेंगे और फिर उसी क्रम में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात लिखेंगे। आकृति के अनुसार त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के। और अब इनकी संगत भुजाओं के अनुपात इस प्रकार होंगे। भुजा PQ संगत है भुजा XY के, भुजा QR संगत है भुजा YZ के और भुजा PR संगत है भुजा XZ के। लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आयत में 2 त्रिभुज बने हुए हैं और साथ ही कुछ त्रिभुजों के नाम दिए हुए हैं। आप उन त्रिभुजों के सर्वांगसम भुजाओं के नाम बताइए। अब आकृति को देखकर बताइए
कि AB सर्वांग सम कौन सी भुजा है। वह है भुजा CD या DC। उसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हुए BD के सर्वांग सम होगी BD या इसे DB भी कह सकते हैं, और DA के सर्वांग सम होगी CB या BC। इस प्रकार हमें दूसरे सर्वांगसम त्रिभुज का नाम मिल गया, त्रिभुज CDB। दोस्तों, अगर हम DC से शुरू करें तो अगली भुजा C से शुरू होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर अगली भुजा BD या DB है। इसलिए हमने DC नहीं बल्कि CD से शुरू किया और कहा कि त्रिभुज CDB त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा। मुझे आशा है कि आप इस अवधारणा को अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो वीडियो पॉज करके बाकी दोनों विकल्पों के सही उत्तर देने की कोशिश करें। यह रहे उनके सही जवाब, क्रमशः त्रिभुज CBD और त्रिभुज BDA। त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ समबाहु त्रिभुज हैं और एक दूसरे के सर्वांगसम भी। तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं। साथ ही यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, यानी त्रिभुज ABC की कोई भी भुजा त्रिभुज XYZ की सभी भुजा के बराबर है, और उसी प्रकार एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है, अर्थात दिए गए सभी विकल्प सही हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज XZY, त्रिभुज CAB सर्वांगसम त्रिभुज ZXY और त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज YXZ। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज MNO और त्रिभुज XYZ में कोण M बराबर है कोण X के, कोण N बराबर है कोण Y के और कोण O बराबर है कोण Z के। तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के? दोस्तों, त्रिभुज के कोण सर्वांगसम होने से त्रिभुज की भुजाएं भी सर्वांगसम हों ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर दो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो सकती हैं, जो सर्वसम नहीं है, लेकिन इनके कोणों का माप हमेशा 60 अंश ही होता है। इसलिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता में भुजाओं का समावेश आवश्यक है। लेकिन क्या हम केवल कुछ भुजाओं और कोण के सहारे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम ठहरा सकते हैं? यानी दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं अथवा कोणों का सर्वांगसम होना आवश्यक है, वह हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB और PQ दोनों 6 सेंटीमीटर हैं और AC तथा PR 7 सेंटीमीटर। तो क्या किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, क्या तीसरी भुजा भी बराबर होगी? बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। यानी दो भुजाओं से बराबर होना त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, बताइए कि इन त्रिभुजों की तीसरी भुजा किस परिस्थिति में बराबर हो सकती है? आप सोचने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि इन दोनों भुजाओं से बने कोण बराबर हैं, तो क्या तीसरी भुजा भी बराबर यानी सर्वसम होगी? कोण सर्वांगसम होने से इन भुजाओं के दूसरे छोर के खुले हुए भाग भी लंबाई में समान होंगे और तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा कसौटी, अंग्रेजी में साइड एंगल साइड या SAS क्राइटेरिया कहते हैं। क्या इससे भी कम शर्तों पर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? जैसे कि दो त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हैं। यह रहे कुछ उदाहरण। यहाँ पर एक भुजा और एक कोण सर्वांगसम होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, SAS के अलावा क्या SSA यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण जो इन भुजाओं के अंतर्गत नहीं है, किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं और एक कोण के बराबर हैं, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? आकृति को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी SSA त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। दोस्तों, SAS सर्वांगसमता नियम को पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। दी गई आकृति में भुजा LM बराबर है भुजा LK के और कोण KLN बराबर है कोण MLN। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज KLN
सर्वांग है त्रिभुज MLN के। चलिए देखते हैं। अगर दोनों त्रिभुजों को देखें तो इनकी एक भुजा और एक कोण बराबर है। अब अगर हम भुजा LN देखें तो यह दोनों त्रिभुजों में वह भुजा है जो एक सर्वांग भुजा और कोण के बाद क्रम में आती है, यानी इसके सर्वांग होने पर भुजा कोण भुजा का निर्माण होता है। और चूंकि यह भुजा उन दोनों त्रिभुजों की सामान्य भुजा है, इसलिए यह सर्वांग ही होगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज KLN सर्वांग है त्रिभुज MLN के। और दोस्तों, त्रिभुजों को सर्वांग लिखते समय इनके नाम उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में इनकी भुजाओं और कोणों में एक एक संगतता है या वह एक दूसरे के सर्वांग हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।